जी, अब अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं, देखिए 3-4 जो मुद्दे हैं जो हर बजट में हर व्यक्ति को उम्मीद होते हैं। किसानों को उम्मीद होती है, महिलाओं को उम्मीद होती है, जो युवा वर्ग है हमारे पास, आज देश में इतना बड़ा युवा वर्ग है। और मैं पहले भी बोल रही थी कि हमें गर्व होना चाहिए कि इस समय स्टार्टअप इंडिया की चाहे हम बात कर ले या फिनटेक कंपनियों की बात कर ले, सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड वाइड अगर फिनटेक कंपनियां अगर खुल रही हैं तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खुल रही हैं। व्यापार इतना आसान हो गया है। आज मैं बताऊं, एक कोई आम युवा भी जाके, आज संजय जी ने भी अभी ये बात बताई थी कि एक आम युवा भी जाके बैंक में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, और चाहे उसका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस ना हो तो उसके बाद भी उसको आराम से एक सरकारी लोन मिल सकता है। क्या ये सुविधाएं पहले थी? पहले उनसे कम 36 डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते थे और उसके बाद भी काम नहीं होता था। आज जन धन योजना के तहत हर महिला के पास अपने बैंक अकाउंट और खाते हैं। मैं बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं पहले टीबी की मरीज हुआ करती थी क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, आज उन सबके घर में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। मैं खुद महिला हूं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारी खुद जो फाइनेंस है, कहते हैं ना, महिलाओं के हाथ में अगर अर्थव्यवस्था दी जाए, चाहे घर की दी जाए, चाहे किसी बिजनेस की दी जाए या चाहे देश की दी जाए, हमेशा तरक्की होगी। और ये तरक्की दिखती है, ये तरक्की दिखती है। आप ये बताइए कितना मोहक ये रूप था कि एक तरफ हमारी राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि खुद एक स्वयं महिला है, ट्राइबल बैकग्राउंड से आई हैं, और एक तरफ हमारी निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि प्रमुखता से मेरे ही कॉलेज की पढ़ी भी हुई हैं, जेएनयू की पढ़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ये एक गर्व का विषय है कि इस किस्म से आज महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमने दिया है। आज लोकसभा में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी ने दिए हैं तो हमने दिए हैं। और जहां तक हम बजट की बात करें तो आज कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। आप जाके देख लीजिए, गांव में भी आज पोर्टल सुविधा के थ्रू हर कोई अपनी अगर उनकी फसल नष्ट हो गई हो, कोई भी दिक्कत हो, 24 फसलों पे चाहे एमएसपी हो, वो आज हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरी बात, अभी संजय जी ने एक बात बोली थी कि 18 लाख अगर मेरी इनकम है और मेरी वाइफ अगर हाउसवाइफ है तो जिसको कहते हैं अगर ऐसा कोई प्रावधान हो, मैं एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, लेकिन मैं इसमें बताना चाहती हूँ जानकारी के लिए दर्शकों को भी कि आपको भी पता होगा कि जो वंचित वर्ग है, मुझे लगता है शोषित और वंचित वर्ग के बारे में हमेशा ये सरकार सोचती है और आज भी सोचती है। तो परिवार पहचान पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र के तहत ऐसा किया है कि जो परिवार जिसकी तो टोटल इनकम है, हम उसके तहत जो है हम उनको ये स्लैब में रखते हैं और पूरे परिवार की इनकम देखते हैं और उसके बाद जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वो दी जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर हम 18 लाख या 12 लाख रुपए कमाते हैं तो हम उस देश के उन 2% इनकम सोर्स में आते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे को, मुस्कान जी आपके जैसे को, या संजय जी जैसे लोगों को, या सुखबीर तंवर जी जैसे लोगों को थोड़ा बाद में भी मिल जाएगा तो चलेगा, लेकिन आपको या मुझे ये नहीं लगता कि जो वंचित वर्ग है हम उसके बारे में सोचें, जो आखिरी पायदान पे है हम उसके बारे में सोचें, ना कि हम ये सोचे कि चलिए हमारा होना जाना चाहिए बाकी किसी का होना हो। कांग्रेस की मंशा हमेशा से यही रही है और कांग्रेसियों की मंशा यही रही है। यही कारण है कि आज वो हाशिए पे हैं। जनता की नब्ज नहीं अगर आप समझेंगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। दूसरी बात, पेपरलेस इकोनॉमी की बात हो रही थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज डिजिटलाइजेशन के जरिए जमाने में आज जिस तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी, या जिस तरीके से हमने पोर्टल के थ्रू पेपरलेस रजिस्ट्री हम लोगों ने शुरू करवा दी है, मुझे लगता है हरियाणा में ये हुआ है और बहुत बेहतरी से हो रहा है। देखिए शुरू में ग्लिचेस, कोई भी टेक्निकल चीज, देखिए मैं बताऊं मुस्कान जी, शुरुआत होती है तो उसमें टेक्निकल ग्लिचेस होना एक बड़ी आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसको ठीक से प्रोसेसिंग करना एक किसी सरकार की बहुत बड़ी काबिलियत दिखाता है और ये काबिलियत अगर किसी ने सही तरीके से की है तो ये हमने की है। ठीक है। दूसरी बात जी
उसके बाद हम लोग जब लाडो लक्ष्मी योजना की बात करते हैं, लखपति बहन की बात करते हैं, तो जिस तरीके से बहनों के खातों में 2100 रुपए आ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी नहीं हमें भूल जाना चाहिए। जब हमारे देश का बजट बढ़ता है तो महिलाओं को सबसे ज्यादा इससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आप ये सोचिए कि हमारे गांव घर में एक रीति रिवाज होता है, मैं भी अपने माँ के घर में जाती हूँ, तो हमें ये बोला जाता है कि जी बिटिया आई है तो उसको कुछ देना है, उसे खोचा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो वो देना है, मतलब उसको कुछ दान देना है, मतलब कुछ ना कुछ पैसे रुपए दिए जाते हैं जब बेटी घर से विदाई ले रही होती है, ससुराल से जब आती है। तो आप ये सोचिए, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं गांव में अभी भी, देहात में अभी भी, कि जब महिलाओं के पास अपने खुद के पैसे नहीं होते थे, आज उसी योजना के तहत, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, आज उस महिला के पास अपने रुपए हैं। एक बिटिया को अगर स्कूल में अपना फॉर्म भरना है तो आज 2100 रुपए सरकार दे रही है। आज मध्य प्रदेश में भी हमने ये करके दिखाया और 2100 रुपए आज हम यहाँ पे दे रहे हैं। मैं अब कांग्रेस के मेरे जो भी साथी प्रवक्ता हैं वो बोलेंगे कि भाई इसमें ये ग्लिच है, वो ग्लिच है। मैं तो ये पूछती हूँ कि आपने ये तेलंगाना में क्यों नहीं कर दिया, आपने ये जहां जहां आपकी सरकार थी वहां क्यों नहीं कर दिया, वहां कर देते। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अब हम आते हैं मजदूर भाइयों पे। मजदूर भाइयों पे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है और वो वंचित वर्ग है जिनको ये चाहते हैं कि ये गरीबी रेखा से हमेशा नीचे रहें, क्योंकि अगर ये अमीर हो जाएंगे तो इनको नेता कौन कहेगा, इनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है। मनरेगा, जिसका इन्होंने बड़ा मनरेगा का नाम बदल दिया, तो दो बातें बोलूंगी। पहली बात तो कांग्रेस को और कांग्रेस के राजकुमार को शुरू से ही राम के नाम पर आपत्ति थी। जो राम का नहीं हुआ वो इस देश का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात कि पहले मजदूर भाइयों को 100 दिन उनको काम मिलता था, वो भी कोई पक्का नहीं था कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेहनताना जो था उसका, वो आपको 1.5 से 2 महीने बाद मिलता था। अब आपको 10 से 15 दिन के अंदर मेहनताना मिल जाता है, आपको 125 दिन मिलते हैं। तो इससे इनको दिक्कत है, नाम से तो दिक्कत है ही है, काम से भी दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि ये जो राजनीति है, ये जो बांटने की राजनीति है, ये बांटने की राजनीति ना करे। और मुझे लगता है विदेश में जाके कांग्रेस के राजकुमार हिंदुस्तान को डेड इकोनॉमी बोलना बंद करें, क्योंकि जब आप जाके हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को जाके आप बाहर के देश में जाके, आप विपक्ष के, लोकसभा, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप जब ऐसी बातें बोलते हैं और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जब ऐसी बातें बोलते हैं तब आप खुद का मखौल बनाते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि भारत की जनता और विश्व की जनता सब जान रही है कि आज अगर कोई ग्लोबल आइकन है तो वो सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी के साथ आप आई प्रियदर्शनी जी, और काफी लंबी लिस्ट थी आपकी। मैं तंवर जी अब आपसे इसके जवाब जानना चाहूंगी। जिस तरह से उन्होंने तमाम जानकारियां साझा की है कि किन किन सेक्टर्स में क्या क्या सरकार ने काम किया है, उनके हिसाब से हर सेक्टर को एक बूम मिला है और कई तरह की योजनाएं सरकार लेकर आई हैं जिससे हर वर्ग को फायदा मिला है। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, जिस प्रकार से बात करी सहरावत साहब ने और हमारे जो साथी पैनलिस्ट अर्थशास्त्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, मुख्य तौर पे 4 विषय आए। पहला विषय आया शिक्षा का, और विगत के करीब 12 वर्ष में आप सबको पता है, इस देश को पता है कि शिक्षा के क्या हालात है, खास तौर पे सरकारी शिक्षा के, और किस तरह से शिक्षा का निजीकरण किया गया है। वो एक अलग बात है कि शिक्षा के निजीकरण से कितने प्रतिशत लोगों को फायदा होता है, लेकिन ये जहां तक शिक्षा का विषय है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की है कि हर एक भारतीय नागरिक को शिक्षा मिले। और उसके बजट में जिस प्रकार के प्रावधान अतीत में हमें देखने को मिले हैं और जिस तरह से सरकारी स्कूल ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में बंद हुए हैं, वो सब आपके सामने है जी। इसके अलावा पीएम श्री के नाम से जो स्कूलों के नामकरण किया गया, वो सारे के सारे स्कूल पहले ही बहुत पुराने जमाने से सारे के सारे हायर सेकेंडरी स्कूल थे, उन्हीं का नाम करके ऊपर आगे प्लेट लगा दी पीएम श्री। उससे कुछ नहीं है,
मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी नवीन निर्माण नहीं हुआ है, एक भी स्कूल का नवीन निर्माण नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेट बदली गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। देश के हालात का, स्वास्थ्य का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आपके 100 मीटर दूर गुड़गांव का सरकारी अस्पताल, जो गुड़गांव 70% के आसपास हरियाणा प्रदेश के राजस्व में जिसकी भागीदारी है, और जहां कम से कम 4 बड़े अस्पतालों की जरूरत है, उस एक अस्पताल को भी तोड़ के वर्तमान में पार्किंग चल रही है। ये हालात स्वास्थ्य की है। जब गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी है, जो साइबर सिटी है, जिसकी वैश्विक पहचान है, जब उसके ये हाल है, तो फिर आप इस प्रदेश का और इस देश का भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा रक्षा की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, रक्षा में होना चाहिए, लेकिन रक्षा का तो बेड़ा गर्क कर दिया। अभी सैनिकों की बात करी प्रियदर्शनी जी ने कि पेंशन और पता नहीं क्या क्या। अरे पेंशन तो आपने समाप्त कर दी अग्निवीर के माध्यम से। पेंशन कहां छोड़ी आपने? आपने जो सरकारी नौकरी अंग्रेजों के शासन से जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से 70-80 हजार की भारतीय सेनाओं में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो नौकरी मिलती थी प्रति वर्ष इस भारत के युवा को, जिसमें मुख्य तौर पे मजदूर और किसान का बेटा जाता था, उनका रोजगार आपने समाप्त कर दिया। आप रक्षा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कृषि की बात बड़ी लंबी चौड़ी करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, 2013 में जब माननीय प्रधानमंत्री मनोनीत हुए प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उस वक्त हरियाणा के ही रेवाड़ी में पहली जनसभा हुई थी। और उस पहली जनसभा में माननीय मोदी जी ने इस देश की जनता से वायदा किया था कि पहली कलम से हम स्वामीनाथन की C2+50 में अनुशंसाओं को पूरा करेंगे। आज 2026 चल रहा है, कोई अनुशंसा तो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा 2016 में एक वायदा किया है इस देश के किसान से कि 2022 तक हम किसान की आय दुगुनी कर देंगे। आज 2026 है, इन दोनों वायदों पे वही जुमलेबाजी निश्चित तौर पे साबित हुई है। इसके अलावा दिया क्या? कृषि के 3 काले कानून, उसके बाद देश के किसानों का 13 महीने का आंदोलन, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत, और जब वो काले कानून वापस लिए गए, उस वक्त माननीय मोदी जी ने वायदा किया था कि हम इस राष्ट्र के अन्नदाता को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून है उसके अनुसार कानून बनाएंगे। लेकिन आज तक वो 5 साल के करीब का अरसा हो गया, उस चीज से कोई सरोकार नहीं है। निश्चित तौर पे जितनी बात टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही जाती है या प्रवक्ताओं के द्वारा कही जाती है, वो धरातल पे कहीं दूर से दूर ठहरती नहीं है। अभी बात कर रहे थे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की और बिरयानी खिलाने की। जिस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के तहत कसाब को फांसी दिलवाई, ये शायद भूल जाते हैं। इसके अलावा बिरयानी की 3-4 बार बिरयानी खाने का बड़ा जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। तो मैं पूछना चाहता हूं, बिना बुलाए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कैसे नवाज शरीफ के यहां पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए? मनमोहन सिंह जी तो एक बार भी नहीं गए पाकिस्तान अपने कार्यकाल में। इसके अलावा अभी जो बात कर रहे थे गरीबी की और जो हमारी जीडीपी है और कितने ट्रिलियन इकोनॉमी और ये सारी बातें, देखिए केंद्र सरकार का आंकड़ा है 82 करोड़। हम 140 करोड़ मानते हैं भारत की जनसंख्या, और उसमें से 82 करोड़ सरकार का आंकड़ा है। 5 किलो अनाज पे उनको समेट दिया है। ये अपने आप में आईना दिखाने के बराबर है। और इसी में हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ये भी सरकार का ही आंकड़ा है। 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या सरकार बताती है हरियाणा प्रदेश की, और उसमें से 70% 1 करोड़ 98 लाख लोग आज इन्हीं की सूची के मुताबिक गरीबी की रेखा के नीचे 5 किलो अनाज पे समेट रखा है हरियाणा प्रदेश, जो तथाकथित तौर पे विकसित बात कही जाती है। लाडो लक्ष्मी की योजना की बात कर रहे थे और पेंशन्स की भी बात कर रहे थे। देखिए
लाडो लक्ष्मी योजना में जिस प्रकार से जो शुरुआत में दावा किया गया था उसमें से 10% महिलाओं को भी उसका लाभ नहीं मिला है। ये धरातल की सच्चाई है। वो अलग अलग किसी की इनकम का, किसी के परिवार का कुछ बना घटा के और वो उनको उस योजना से बाहर कर दिया। इसके अलावा जो विगत में विषय चल रहा है निरंतर, जो पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, उसमें जिस प्रकार के हर रोज नए नियम आ रहे हैं और जिस तरह से पेंशन काटी जा रही है, आंकड़े इस प्रकार के हैं, अंदाजा है कि 15 लाख से ऊपर पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत के 3-4 महीनों में काट चुकी है। इसके अलावा मनरेगा की बड़ी बात कर रहे थे। देखिए, मनरेगा एक ऐसी ग्रामीण भारत में रोजगार के लिए एक ऐसी योजना थी जिसकी विश्वव्यापी चर्चा हुई, जिसको वैश्विक स्तर पर सराहा गया और जो वीबी जी राम जी, ये भगवान राम का नाम लेके इसमें घुसेड़ के इससे घटिया तुकबंदी नहीं हो सकती। इसका मतलब ही कुछ नहीं बनता। एक तरफ उसी में आप रोजगार कह रहे हो, उसी में आजीविका कह रहे हो। कहने का मतलब ये कि कैसे न कैसे राम के नाम पे इस देश को गुमराह करने का प्रयास करना है, करना धरना कुछ नहीं। और इसकी सबसे बड़ी खामी, जो पहले केंद्र की पूरी जिम्मेदारी होती थी 90% की, अब जो 60-40 का अनुपात कर दिया है इसकी फंडिंग में, उससे जिन प्रदेशों की जिनका जो समृद्ध प्रदेश है उनमें हो सकता है ये योजना उसी लिहाज से लागू हो जाए, लेकिन जो प्रदेश समृद्ध नहीं है, जिनका वित्त का प्रबंधन ठीक नहीं है या गरीब प्रदेश है, उनके लिए इस योजना को चलाना संभव नहीं है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं मनरेगा पे कुठारा गाता है। ये मनरेगा जो ग्रामीण भारत के लिए एक मजदूरों के लिए एक स्थायी रोजगार का एक कानून था, उसको समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चलिए ठीक है, और अब बात अलग अलग सेक्टर्स की भी हम कर लेते हैं कि किस सेक्टर को उम्मीद है। और संजय जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से जीएसटी में राहत की उम्मीद की जा रही है, नया टैक्स रिजीम भी सरकार लेकर आई है, आपको लगता है कि नया टैक्स रिजीम जो है वो और आकर्षक बनाया जा सकता है? इसके साथ ही इस पर भी आप अपनी बात रखिएगा, एमएसएमई को लेकर कुछ किया जा सकता है क्या? अगर इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो किस तरह के बदलाव शामिल किए जा सकते हैं जिसका फायदा होगा इस सेक्टर को? जी, जीएसटी में, जीएसटी 2.0 में काफी अच्छे बदलाव किए गए थे जो लोगों को पसंद भी आए थे। और अब एमएसएमई एक्ट, भारत में स्टार्टिंग से ही एमएसएमई एक्ट पे फोकस किया गया है और हमारा इंस्टीट्यूट भी, आईसीआई भी एक अभियोग चलाता है एमएसएमई एक्ट पे। अभी हमारी लास्ट योजना चली थी पूरे भारत में, इंडिया कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एमएसएमई एक्ट की थी। अगर हमारे छोटे वर्ग का ही एमएसएमई एक्ट में अगर सरकार फोकस करेगी, लघु, फरीदाबाद में देखेंगे, फरीदाबाद में हमारा पहले पूरे ऑल इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले पता सभी एसएमई थे। एसएमई में सरकार का लोन का थोड़ा तेज हुआ है, आसान हुआ है जी। अगर एसएमई एक्ट में कुछ अटकलों को कम करके और बढ़ावा दिया जाए, जैसे साइबर फ्रॉड आता है, छोटे लोगों में बैंकिंग को थोड़ा स्लिम किया जाए। एक बैंकिंग सेक्टर है जिसमें बैंकिंग सेक्टर में अगर एसएमई, क्योंकि पूरा टच होता है बैंकिंग सेक्टर एमएसएमई एक्ट से, तो सरकार को चाहिए कि कुछ और एमएसएमई एक्ट में सुधार किए जाए। बिल्कुल, ये तमाम जो सुधार हैं वो शामिल किए जा सकते हैं और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संसद भवन पहुंची हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर महिपाल सिंह, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिपाल जी, क्या उम्मीदें हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, जिस तरह से होम लोन्स को लेकर बात कही जा रही है, एचआरए और होम लोन, एनपीएस जैसी टैक्स छूट क्या शामिल की जा सकती हैं? अगर इन्हें शामिल किया जाता है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, तो किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि रियल एस्टेट सेक्टर काफी समय से डाउन चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स में काफी उछाल है, जैसे गोल्ड और सिल्वर में कितने जंप आया हुआ है।
तो उसी को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर पे भी काफी निर्भर करता है, क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है। पिछले 20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी फोकस किया गया है, और जैसे ही सड़कों का जाल बिछाया गया है तो उसके साथ साथ इंडस्ट्री जोन भी खड़े किए जा रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर अगर फोकस करेगी सरकार तो उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएंगे, और होम लोन के ऊपर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। निश्चित तौर पर इसके साथ ही अगर बात करें शेयर इक्विटी निवेश की बैंक जमा से होने वाली कमाई पर, तो इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि एक समान कर व्यवस्था लागू की जाए जिसका फायदा मिलेगा। संजय जी, आपको लगता है कि इस तरह की अगर समान कर व्यवस्था जो कि कई अन्य देशों में लागू है और भारत में एक तरह की असमानता देखी जा रही है, तो इसकी जरूरत है? हाँ मैम, भविष्य को लेकर जैसे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करती जा रही है तो एक हमारी समान कर व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, जो आगे के लिए बहुत भारत को इकोनॉमिक, जैसे अभी भारत की इकोनॉमिक ट्रेंड कर रही है कि हम बहुत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था निकल के आएंगे, तो ऐसी भारत का और जैसे नए सेक्टर आए जैसे इंडिया में और जैसे फॉरेन में चलते एआई सेक्टर आया है जी। तो सरकार को भी चाहिए इस बजट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, एआई सेक्टर में भी काम करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो सरकार ऑटोमेटिक ही ग्रोथ करेगी और उसका इकोनॉमिक, जैसे आपने एमएसएमई एक्ट में कहा, तो ऑटोमेटिक ही ग्रोथ होगी। ईवी सेक्टर है, ईवी सेक्टर भी काफी अच्छा ग्रोथ होगी, पावर सेक्टर रहा, सोलर रहा, तो सरकार को इस बजट में देखना चाहिए, इन सेक्टरों पर भी कुछ करना चाहिए सरकार को कुछ जी अलग से। निश्चित तौर पर। और महिपाल जी, जिस तरह से नियम और कानूनों को लेकर भी चर्चा की जा रही है, जो क्लियरेंस में काफी परेशानी आती है, इसकी वजह से लोग काफी परेशान होते हैं, मंजूरी और क्लियरेंस की प्रक्रिया आसान बनाई जाए, ये कहा जा रहा है, वन स्टॉप शॉप सिस्टम की बात कही जा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही नजरिया है सरकार का। अगर सरकार इस लेवल पे काम करती है कि वन डोर सारी सर्विसेज मिले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने में, इंडस्ट्री को लाने में और लोगों को सुविधाएं देने में एक बेहतर रिजल्ट सरकार दे सकती है, और वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो चीजें लटक जाती हैं, सालों साल चीजें लटक जाती हैं। और ज्यादा फोकस सरकार का इस ओर होना चाहिए, ताकि हम चाइना और जापान जैसे कंट्री ने जिस ढंग से वन डोर सर्विसेज दी और उससे आज बहुत ही बेहतर रिजल्ट, और वो एडवांस कंट्रीज बन चुके हैं, इस लेवल पे इंडिया को अब पीछे नहीं रहना चाहिए। इंडिया को बहुत ही बेहतर चीजें बहुत ही जल्दी और तय टाइम में करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जरूरी हो जाता है सर मध्यम वर्ग के बारे में भी बात करना। एक सपना हर वर्ग देखता है कि उसका भी अपना पक्का घर हो, लेकिन कई तरह की दिक्कतें उसके सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव या प्रावधान बजट में हो सकते हैं ताकि जो मध्यम वर्ग है वो अपना सपना पूरा कर सके पक्के घर का? बिल्कुल, सरकार की पॉजिटिव थिंकिंग रही है इसके प्रति भी, क्योंकि जैसे रेरा के कानून सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो होम बायर्स के लिए काफी चीजें जो हैं वो आसान कर दी गई हैं। बाकी मेरे को लगता है कि अब सरकार इस ओर बहुत ही फोकस्ड है, और तय समय पे सारी चीजें आने की पूरी संभावनाएं हमें लग रही हैं, और इस बजट में कुछ करेगी सरकार। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस सेक्टर में जरूर काम होना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग भी लगातार रियल एस्टेट वर्ग कर रहा है। और ओपी सहरावत जी, जिस तरह से आपने तमाम बिंदुओं का जिक्र किया था कि क्या कुछ हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात अब की जा रही है, एआई पर सरकार का फोकस है, इकोनॉमिक सर्वे की जो झलक हमारे सामने आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिखाई दिया था। अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम होता है, एआई को लेकर, अगर डिजिटल को लेकर सरकार आगे काम करती है, तो फायदा तो होगा इसका। मैडम, आपने जो कहा है ये बिल्कुल उचित बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर इस देश में से बेईमानी दूर हो जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में जिसको देखो दूसरी साइड में जिस का राज नहीं है, उस तरफ पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि फलाने प्रदेश में जो है वो मतलब भ्रष्टाचार है, तो मतलब जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करे सरकार और अच्छी सुविधाएं उनको दे। अब कहा जाता है कि राजीव गांधी के टाइम से कि 1 रुपया चलता है और वहां तक पहुंचता नहीं है, 10 पैसे पहुंचता है। तो ये जो बीच की चीज है, इसका सुधार करने की काफी आवश्यकता, कहने की बात नहीं है। इसमें प्रशासन में और उसमें अच्छी तरह से इसकी क्वालिटी में सुधार होगा तो ये पैसा अपने आप लगेगा। जितना पैसा सरकार दे उस पर कंट्रोल रखे,
और भी जैसे डिजिटल की बात बताई है कि डिजिटल का बहुत अच्छा कर दिया है, डिजिटल से रजिस्ट्रियां होंगी, लेकिन अगर वहां करने वाला, रजिस्ट्री करने वाला वो भ्रष्ट होगा तो वो कुछ ना कुछ लकूना लगा करके उसको यस करेगा नहीं, उसकी रजिस्ट्री होगी नहीं, आखिर में उसको पैसे देने पड़ेंगे। फिर वही बात आ जाएगी, सरकार अच्छी चीज कर रही है लेकिन ऑफिसर वो चीज कर नहीं रहे, इसे रोकेगा कौन? इसे रोकेगी सरकार। सरकार रोकने के लिए मतलब कहां से शुरू होगा? ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा भ्रष्टाचार का मामला खत्म हो जाए, बेईमानी खत्म हो जाए तो ये देश राष्ट्र कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। और 1947 में जो बात कही गई है विकसित भारत होगा, तो ये अवश्य विकसित भारत हो जाएगा। ये जो चीजें हैं जो नीचे के लोग करते हैं, ये इसकी किस तरह से सफाई हो, किस तरह से ईमानदारी से जो है ये इसका भ्रष्टाचार को, बेईमानी को दूर किया जाए, तो ये देश सर्व कोई हो नहीं सकता कि ये शिखर पर ना पहुंचे। तो मैं ये समझता हूं कि इनके लिए फंड्स कहां से आए? ईमानदारी से टैक्स लगते हैं, उसका सब जो है उतना टैक्स लगे जितना वो बियर कर सकते हैं, तो सब टैक्स दे के भी खुश रहेंगे और हमारा जो राष्ट्र है वो भी विकसित होगा। तो इसमें ये नहीं होगा एक वर्ग टैक्स देगा, दूसरा उस टैक्स में सरकार बड़ी अच्छी स्कीम बना करके उनके ऊपर खर्च करेगी, लेकिन वो विकसित नहीं होगा। क्यों? कि उनकी जो गरीबी है वो पूरी रूप से समाप्त नहीं होगी जब तक अच्छी एजुकेशन और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अच्छी एजुकेशन के लिए सरकार तो फंड लगाएगी, सब कुछ है, लेकिन निगरानी करने की बहुत ही आवश्यकता है, ये भी बात है, और फंड्स भी कलेक्ट करने बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टैक्स उतना ही लगे, टैक्स में भी रियायत होगी। क्यों? कि मिडिल क्लास जो है वो टैक्स की बहुत भरपाई करता है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी टैक्स देते हैं, लेकिन ये ना हो कि गरीब वर्ग जो है वो टैक्स से दुखी हो। तो इसमें टैक्स जहां कट सकता है सरकार उसे काटने की बेशक कोशिश करे, हर वर्ग सुखी रहे, हर वर्ग के लिए आवश्यकता अनुसार टैक्स भी लगे, उनकी आवश्यकता अनुसार तरक्की के लिए फंड्स का जो है इंतजाम वो कहां से होगा? हमारे देश के नागरिक ही करेंगे। तो वो नागरिक करें, उसमें उनको भी आलोचना करने की कोई वो नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अच्छा काम कर रही है उसकी आलोचना करे, वो भी नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, सच्चाई के लिए ये कहना ही चाहिए कि हाँ ये काम ठीक हुआ है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पॉलिटिकल जो सेटअप है उसके अंदर कितने सारे अपराधी आज भी संसद के अंदर उन पे केस चल रहे हैं और वो जो है अपराधी चुने जाते हैं। क्यों? सेटअप ही इस प्रकार का है कि भाई अपराधी चुने जाएंगे, वो स्कीम को जो बनाएंगे, मोदी जी बहुत अच्छी स्कीम बनाएंगे, लेकिन वो धरती पे जहां लागू करना है वहां पूरी नहीं उतरी, तो वो सब बेकार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन में जो ये इस प्रकार की खामियां हैं और कम बजट से ज्यादा कहां से आ सकता है, बेशक थोड़ा जो गरीब आदमी है उस वो जितना सहन कर सकता है उस पर उतना लगे, अमीर आदमी जो जितना सहन कर सकता है कि बेशक उस पर हाई टैक्स बढ़ा दिया जाए तो कोई बात नहीं है। देश की तरक्की के लिए टैक्स देना ही पड़ेगा। मोदी अपने घर से नहीं ला सकता, दूसरे मिनिस्टर्स हैं जो हमारे वहां सारी संसद बैठी है, तो वो अपने पास से कोई नहीं लगाता कि भाई ये दे दिया, ये महादान कर दिया, ये कर दिया। इस देश का जो पुण्य का टैक्स लगाए का पुण्य का पैसा है वो अच्छी तरह से लग जाए, बस सबसे बड़ी बात यह है कि वो अच्छी तरह से मेरे हिसाब से जितना लगना चाहिए। क्यों? खुद समय समय पर सरकार भी कह रही है कि वो बात हो नहीं पा रही है, तो वो बात होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास होने चाहिए और सख्ती से लागू किया जाए। ये नहीं है ईडी केवल एक वर्ग के ऊपर छापा लगाए, दूसरे वर्ग के ऊपर नहीं लगाए। ईमानदारी से जो है ये सारे काम हो करके ईडी, सीबीआई और जितने संसाधन है पूरी ईमानदारी से काम करके इस देश को ऊपर ले जाने का कार्य करें। और जहां टैक्स लगाने की बात है वहां जरूर लगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो काफी इसमें समझदार हैं और वो सोचेंगे कि गरीब वर्ग को क्या किस तरह से राहत मिलेगी। मिडिल वर्ग जिसके बहुत मतलब इनकम भी नहीं होती,
लेकिन वो इनकम छिपा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो उसको भी राहत दे। टैक्स में जो रियायत होती है हर साल, भाई 10 लाख था 12 लाख है, 12 से अब 14 या 15 हो जाए, तो उनको भी रिलीफ महसूस हो। तो मैं ये समझता हूं कि टैक्स लगाने की कोई बात नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि सीतारमण जी जो मीटिंग करके उन्होंने कई दिन से जो प्रयास किए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम करके राय भी ली है, सारे देश ने उनको सुझाया है, तो उन सुझावों को मानते हुए, लेकिन ये ना हो कि भाई उन सुझावों को इग्नोर किसी हिसाब से, तो जिसका शासन है वो ये चाहता है कि भाई उसकी प्रशंसा हो, उसके देश के नागरिक ये कहें कि भाई बहुत अच्छा सिस्टम से टैक्स लगाया, हम तैयार हैं, कोई बात नहीं है, देश की तरक्की करनी है तो हमें टैक्स देना ही होगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन प्रबंधन जो है वो अच्छा हो और टैक्स का पैसा किस तरह से आए जो सब मतलब दुखी भी ना हो और टैक्स भी बड़े आराम से दें और सरकार की पूरी पूरी प्रशंसा हो। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बारी जो टैक्स लगेगा वो सीतारमण जी बहुत अच्छा हर वर्ग के लिए सोचेंगी और अच्छा काम करेंगी। मेरी यही प्रार्थना है कि टैक्स जो है उस मात्रा में उतना लगा दिया जाए, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन एक वर्ग को रियायत जैसे भाई गरीब वर्ग है उसकी इतनी नहीं है, उसका वो माफ नहीं होता, बैंक से लिया था, और अमीर वर्ग का वो माफ हो जाता है, तो उसमें समानता ला करके कुछ गरीब वर्ग को भी मतलब बैंक से सुविधा दी जाए। लेकिन वैश्विक स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि भारत कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसका असर भी हम देख रहे हैं। सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। अमनदीप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हालांकि कई तरह के फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे, लेकिन क्या बजट में इसके लिए कुछ हो सकता है जिससे जो कीमतें हैं वो कम से कम कंट्रोल में आए और आम लोगों को थोड़ी राहत मिले? अमनदीप जी। मैम बिल्कुल, अभी मैं सुन रहा था तो बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। देखिए, मुझे जो लगता है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत मैटर करता है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, तो अभी आपने देखा टैरिफ बढ़ गया है, टैरिफ बढ़ाया है जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने, और बाकी जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हैं और थोड़ा जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर पर थोड़ा फोकस उनका ज़्यादा रहेगा इस बार। और डिफेंस सेक्टर का पर्टिकुलरली जो एक्सपेक्टेशंस मैं कर रहा हूँ वो पिछली बार के कंपैरेटिवली मुझे जो लगता है इट विल बी आई थिंक 20% से वो पहले के कंपैरेटिवली उसको बढ़ाएंगे। इसका रीज़न यही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही हैं, और हमें क्या है कि हमें उस चीज़ से निकल के आना है, और हमारा जो कैपेक्स है हमें इसको भी इम्प्रूव करना है, और इसके लिए सरकार को कई तरह के फेजेस में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लाइक अगर डिफेंस में बात की जाए तो सरकार जैसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स या जो हमारे ये सभी औजार वगैरह इन चीज़ों के लिए हम सरकार जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, इसके लिए सरकार को अपने कैपेक्स लाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट की अगर बात की जाए कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो लास्ट टाइम का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने 0.9% हमारा कैपेक्स में बढ़ाया था। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से हम अपने आप को रिहैब कर सकते हैं, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इम्प्रूव, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टिविटी इज देयर। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात टैक्सेशन की भी हो रही थी, तो मिडिल क्लास का रिलीफ, ऑफ कोर्स मिडिल क्लास को भी रिलीफ के पूरे गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विचार मुझे लग रहा है कि होगा, और उनको फायदा होगा हमारे उसको। एंड एजुकेशन की अगर बात की जाए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एजुकेशन के ऊपर भी बात हुई, तो एजुकेशन सेक्टर पे भी अब इन्वेस्टमेंट्स अगर बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, एमएसएमईज का, सारे एक सेक्टर एक दूसरे से लिंक हैं। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगी तो कहीं ना कहीं हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, स्किल्स बढ़ेगी, स्किल बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी हमारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा।
अभी आपने देखा कि अभी महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ ने अराउंड 1% जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन किया था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट अभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रही है, और मुझे लगता है कि मेजरली 5 सेक्टर में सरकार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेगी। एक डिफेंस के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलवे के ऊपर भी सरकार का फोकस रहेगा, ताकि हमारे जो ट्रैक एक्सपेंशन हो सके, इलेक्ट्रिफिकेशन में इम्प्रूवमेंट हो सके, सिग्नलिंग मॉडर्नाइजेशन भी हो सके। और रियल स्टेट का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, तो रियल सेक्टर में भी सरकार का फोकस कहीं ना कहीं रहेगा, और आईटी सेक्टर में भी सरकार कहीं ना कहीं उस पर फोकस करेगी। जैसे फिजिकल इंसेंटिव्स इसमें आएंगे, रैशनलाइजेशन करेगी पावर टैरिफ में, और सरकार ड्यूटी वेवर्स करेगी। अगर आप टैक्स सपोर्ट करते हैं टैक्स रिलीफ को, तो उसमें भी ड्यूटी वेवर्स होंगे। ग्रीन एनर्जी बेनिफिट्स भी सरकार प्रोवाइड करेगी। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मुझे यही लगता है कि सरकार का कहीं ना कहीं डिजिटल इकोनॉमी में भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ने की उम्मीद है। जैसे लास्ट टाइम ये 12% था जीडीपी का, और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा केंद्र बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ इस बार ग्राफ है वो नीचे जा रही है। लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। एक और दावा जरूर किया जा रहा है कि पूरा विश्वास है एक अद्भुत बजट पेश किया जाएगा। अगर आपकी हम बात करते तो क्या उम्मीदें हैं बजट से? जब तक बजट पेश ही नहीं होता तो मेरी समझ में तो कोई बात कहना कोई उसका फायदा नहीं है। इकोनॉमी सर्वे आया है और बड़ा बजट है, बहुत एक अच्छा मैसेज दिया है। अभी तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है। बजट के बारे में आप और हम कौन होते हैं पहले अंदाजा लगाने वाले कि इसमें इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा। मीडिया भलाई कुछ कह दो, हम तो कुछ नहीं कह सकते। सर, मीडिया नहीं, विपक्ष ये बातें कर रही है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है कि चाहे 2014 से लेकर अब की बात कर ले, खास तौर पे उन राज्यों की बात करें, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो चुनावी राज्य होते हैं उस पर खासा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पिछले वर्ष के बिहार और आंध्र प्रदेश की बात की गई है। लगभग 42% केंद्र का हिस्सा हर प्रदेश को बराबर जाता है। इस प्रकार का आरोप वो क्यों लगाते हैं? उनको लगता है और कुछ कहने के लिए कोई बात है नहीं, इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे। आज बजट आ रहा है, अब देखना बजट आने के बाद देश जिस प्रकार सपोर्ट करता है, और वो नतीजा जब भी किसी विधानसभा का लोकसभा का चुनाव आता है, लोग अपना मत का प्रयोग करके बता देते हैं कि हम खुश हैं। सर, बजट से सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है और इंतजार जो करते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास लोग, जिनका रोजगार पे असर पड़ता है, महंगाई पे असर पड़ता है। महंगाई कहीं ना कहीं आसमान छू रही है। कि अगर सिल्वर गोल्ड की हम बात करते हैं, रोजमर्रे की बात की जाए, तो क्या उसमें राहत मिल पाएगी? क्या सिल्वर और गोल्ड से पेट भरता है? आप खाद्यान्न पदार्थ, सब्जियां, फ्रूट देखो तो बाजार में आज से 15 साल पहले क्या रेट था उसी सब्जी का, आज क्या रेट है। रोजमर्रा की चीज इसको कहते हैं। आज कपड़ा क्या रेट है, आज से 50 साल पहले क्या रेट था। अब एक बार अंदाजा रिजल्ट निकाल के देखो, अकेला कहने से फायदा नहीं होता। आज से 15 साल पहले आपकी सब्जियों का क्या रेट था, आज क्या रेट है। जो किसान उत्पादन करता है वो तो बेचारा कह सकता है मुझे पूरा रेट नहीं मिला, लेकिन ये कहना कि महंगाई कौन सी महंगाई? सोना चांदी का हमने पेट थोड़ा ही भरना है, पड़ा रहेगा सोना चांदी, ये तो एक करेंसी है, इससे हमारा क्या मकसद? सर, एक आखिरी सवाल हरियाणा को लेकर कर लिया जाए, क्योंकि हरियाणा के तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा केवल एक बात कही जा रही है कि 2014 से लेकर अब तक हमारे राज्य को तो कुछ भी नहीं मिला है। इस बार इंतजार रहता है कि क्या कुछ चीजें मिलती है, मगर निराशा ही हर बार मिलती है। क्या लेना चाहता है विपक्ष? उनसे कोई पूछे तुम लेना क्या चाहते हो? जितना बढ़िया कनेक्टिविटी रेल और सड़क की हरियाणा को मिली है, इतना मेरी समझ में कभी नहीं मिला। मात्र 1-2 सड़क होती थी, इससे ज्यादा क्या होगा? किसी तरफ निकल के देखो आप, डेवलपमेंट के नाम पर आप आज का देखोगे सोनीपत का एरिया, जहां केएमपी के ऊपर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब आ गया, मारुति का बड़ा प्लांट आ गया, यहाँ से भी ज्यादा इतना बड़ा टैक्स मिलेगा, इतना बड़ा रोजगार मिलेगा। गुड़गांव में देखोगे तो हर रोज नई कंपनियां आ रही हैं। मुझे लगता है वो विपक्ष को नजर आ ही नहीं रहा।
धन्यवाद हमसे बातचीत करते। हम सुन रहे थे चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी को, लोकसभा सांसद। बजट पेश होने से पहले हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो कई बड़ी बातें धर्मवीर सिंह ने की है। और तंवर जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि आपका क्या रिएक्शन है इस पर, जिस तरह से तमाम मेहमानों ने भी जिक्र किया है, आप क्या कुछ सोचते हैं आगे? देखिए, जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया या डिजिटलाइजेशन की जो बात हुई, सवाल ये है कि इस डिजिटलाइजेशन की शुरुआत किसने की। जो 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो अपने आप में एक टेक्नोक्रेट थे, उन्होंने इस राष्ट्र में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। और उस कंप्यूटर क्रांति के विरोध स्वरूप उस समय के अखबार और वो अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो नेतागण थे वो बैलगाड़ी में बैठ के और संसद में गए थे कि भारत में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार की सोच के लोग हैं। ये किस प्रकार का विकास चाहते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और आज उसी कंप्यूटर, उसी डिजिटलाइजेशन की देन है जो दूरदृष्टि के साथ राजीव गांधी जी ने उस जमाने में सोचा, उसका व्यापक फायदा इस समस्त राष्ट्र को हुआ है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का 2047 का जो सपना दिखाने की बात कर रहे थे, शेरावत साहब भी बात कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से इनका अतीत का इतिहास रहा है, 2013 में मनोनीत होने के बाद प्रधानमंत्री और निरंतर जिस प्रकार की जुमलेबाजी की गई, और आज 12 वर्ष के करीब का अरसा हो गया है, वो सारी की सारी उस बात को, उस कहावत को चितार्थ करती है, आगे दौड़ पीछे छोड़ के बोलते जाओ, किसी चीज को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आवास की भी बात चर्चा में आई। माननीय मोदी जी ने आवास के लिए इस देश के जन सामान्य से वायदा किया था कि 2022 तक हम सबको मकान दे देंगे। आज 2026 चल रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा टैक्स पे बड़ी सभी ने चर्चा करी, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, अभी 4-5 रोज पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो जन सामान्य है वो उसका टैक्स का कलेक्शन आपके कॉर्पोरेट से ज्यादा है। ये मतलब उसमें गरीब भी है, उसमें मध्यम वर्ग भी है, और जो लोग हैं कॉर्पोरेट से अलग जो इनकम टैक्स दिया जाता है वो इस जन सामान्य से वसूला जा रहा है। इसके अलावा ईडी की भी बात आई। देखिए, जब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्रवर्तन निदेशालय की जब गठन हुआ, उसका काम था, जो एक भारत का कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत अगर कोई अपराध पंजीकृत होता था और उसमें कोई अवैध हस्तांतरण होता था, उन चीजों को देखरेख करने के लिए, उन पे उनकी जांच करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने विगत के 12 वर्षों में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जिस तरह से ईडी का प्रयोग किया है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। इस बात से सारा का सारा देश और सारे के सारे विपक्षी दल भुगत भोगी हैं। इसके अलावा जो ईडी के मामले थे, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले गया, कितने ही ऐसे मामले हैं जो उनके सब साफ हो गए, और भारतीय जनता पार्टी आज एक तरह से वॉशिंग मशीन का काम कर रही है। और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मैं खुद भुगत भोगी हूं। मैंने केवीके में एक ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। वो 45 दिन की ट्रेनिंग थी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो हमने सोचा कि चलो गुड़गांव जैसे जिले में हम हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है। 45 दिन खराब हुए, और जब उसका परीक्षा होनी थी, अंतिम 1 घंटे में बताया गया कि साहब ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं है, ये तो फ्लोरिकल्चर की करनी पड़ेगी। और जितने भी प्रतिभागी उस 45 दिन के कार्यक्रम में थे, सबको फ्लोरिकल्चर के 10-5 सवाल बता के और वो प्रमाण पत्र दिया गया। ये धरातल की सच्चाई है, इसमें कहीं
किसी प्रकार का झूठ या विषय नहीं है। मैं खुद उस प्रशिक्षण का हिस्सेदार रहा हूं। तो इस प्रकार का स्किल के नाम पे जो धन शोधन ना के सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में हुआ है, इन सारी व्यवस्थाओं पे जो अभी सहरावत साहब भी बात कर रहे थे, इन सारी व्यवस्थाओं पे अंकुश लगाने की बात है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। कल के अखबारों में था, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में फर्जी बिल या कैसे घोटाले करके 75 करोड़ रुपए 6 साल में मतलब घोटाला कर गया, किसी को पता ही नहीं, ना सरकार को पता, ना पुलिस के उच्च अधिकारियों को पता। ये डीजी और इस तरह के सारे अधिकारी जो सारे जिनकी पावर से सब चेक करना, जो पुलिस जैसे डिपार्टमेंट में ही इस प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा है जो एक अनुशासित बल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र किस तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत को चलना होगा, आगे बढ़ना होगा प्रियदर्शनी जी, तो ये तमाम तरह की जो बेसिक समस्याएं हैं जो लोग झेल रहे हैं उन्हें दूर करने की बहुत जरूरत है। किसानों को लेकर जिस तरह से उन्होंने बात कही है, और 11 बजे का इंतजार लोग इसलिए भी करते हैं कि उनके लिए क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, महंगाई दर काफी बढ़ रही है, इसको लेकर कहा जाता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास प्रियदर्शनी जी। इस वक्त एक